हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल। बढ़िया साहब, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे और तैयारी भी एकदम जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। बच्चों, अब ये जो समय है ना, यही वो समय है कुछ कर गुजरने का। इसी क्षण में आपको अपने आप को साबित करना होगा भैया। आपको औरों से नहीं बल्कि खुद से आगे भागना है। किसी और से अपना भी तुलना करो ही नहीं कि हाँ फलाने का लड़का इतना पढ़ता है, ढिकाने का लड़का इतना पढ़ता है, मैं क्या पढ़ रहा हूं, या फिर वो बड़ा तेज है यार, अरे जाने दो, होगा कैसे होगा। कुछ नहीं करना भैया, केवल ये समझना कि मुझे खुद से आगे रहना है और मुझे क्या करना है, टॉप करना है, 90+ स्कोर करना है। और इसके लिए हम तो आपके साथ लगे ही हैं, ठीक है ना। तो भैया आज के इस वीडियो में इंग्लिश प्रोज के अंदर फर्स्ट चैप्टर द लास्ट लेसन, अंतिम अध्याय, इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर को देखेंगे। और जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं भैया, ये आपके बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीटेड क्वेश्चन हैं। इसमें से आज जो देखेंगे 2 से 3 क्वेश्चन तो ऐसे हैं हर साल पूछे जाते हैं। तो आज की ये वीडियो बड़ी ही भैया मस्त होने वाली, एकदम लाजवाब क्लास होने वाली आज की। इसलिए बच्चों वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा और साथ में आपको नोट्स भी बनाते चलना है। भले ही आपके पास कोई मतलब ऐसा नहीं कि हाँ कोई अच्छा सा हो नोट्स जिसमें मतलब जो महंगा वाला हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी रफ कॉपी है इधर उधर का है, बस उसी में छापते चलो। बस इतना कि भाई ऐसा लिखो कि पढ़ सकना, भाई बाद में पढ़ सको ठीक ठाक तरीके से। बस कोई राइटिंग नहीं, कोई कलर नहीं कि दुनिया भर का लिखो, नहीं, बस घसीटते चलो, ठीक है ना। चलिए तो देख लेते हैं द लास्ट लेसन के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं। आपको भैया ज्यादा नहीं, हम बच्चों आज 5 करवाएंगे, ठीक है। और ये जो 4 नंबर वाले क्वेश्चन हैं, शॉर्ट क्वेश्चन, ये एकदम फिक्स हो जाएंगे आपके, इतना याद रखना। चलिए देखते हैं, ठीक, क्योंकि 4 नंबर का 8 नंबर का क्वेश्चन आपका शॉर्ट वाला पूछा जाएगा, यानी 2 क्वेश्चन, लॉन्ग वाला 1 पूछा जाएगा, ठीक है ना वो। चलिए तो बच्चों इसके क्वेश्चन आंसर को समझने से पहले आप थोड़ा मिनटों में कहानी सुन लीजिए। जिन भी स्टूडेंट को नहीं पता कि इस चैप्टर में क्या कुछ है, किस बारे में कहा गया, तो भैया जानना भी तो जरूरी है। बच्चों ये कहानी जो है ना, ये देशभक्ति की भावना को दर्शाती है, मातृभाषा के महत्व को दर्शाती है कि यहां पर क्या है कि अगर हम बात करें तो अपनी भाषा से कितना ज्यादा प्रेम होता है, अपने जन्मभूमि से कितना प्रेम होता है, इस बारे में है। इस कहानी के मेन जो सूत्रधार हैं वो एम हेमेल हैं, ठीक, जो एक ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं जो स्कूल क्या है, अल्सास व लारेन क्षेत्र में स्थित होता है। और वहां पर पर्सिया सेना का भैया क्या होता है, आक्रमण होता है और वो कब्जा कर लेते हैं स्कूल को। और वहां के टीचर से बोल देते हैं कि अब तुम लोग छुट्टी करो, भाई बहुत हो गया ड्रामा, पढ़ा लिया बहुत, अब क्या है स्कूल से छुट्टी कर दो। अब यहां पर कोई फ्रेंच, यानी जो फ्रांस लैंग्वेज है, कोई भी फ्रेंच लैंग्वेज अब नहीं चलेगी। अब यहां पर नेक्स्ट डे से मतलब नए टीचर आएंगे और वो नए टीचर अब जर्मन लैंग्वेज पढ़ाएंगे, ठीक। तो ये इतना कुछ कहा जाता है। तो कहीं ना कहीं भैया अगर आप कहीं पर हैं तो आपको अपनी भाषा से प्रेम होगा, और यकीनन होगा भाई, क्योंकि आपको जितना अपने मातृभूमि से प्यार है उतना ही ज्यादा अपने भाषा से भी प्यार है। तो यही सब कुछ इस कहानी में है। इतना समझ में आ गया बच्चों। चलिए डायरेक्टली अब क्वेश्चन पे आते हैं। भैया कह रहा कि व्हाट डिड एम हेमेल से अबाउट द फ्रेंच लैंग्वेज, कह रहा है कि एम हेमेल ने फ्रेंच भाषा के बारे में क्या कहा था। ध्यान से समझिएगा कि एम हेमेल कॉल्ड फ्रेंच द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड, कि जो एम हेमेल हैं इन्होंने फ्रेंच भाषा को इस वर्ल्ड का सबसे, यानी सबसे खूबसूरत भाषा, इसको सबसे सुंदर भाषा कहा। और कह रहा अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, इट वाज द क्लियरेस्ट, मतलब एकदम स्वच्छ साफ सुथरी, एंड द मोस्ट लॉजिकल, और क्या है अत्यधिक लॉजिकल यानी तार्किक भाषा है। इन्होंने भैया इनके अनुसार ये जो फ्रेंच भाषा है एकदम स्पष्ट और एक तार्किक भाषा है, यानी लॉजिकल भाषा है, ठीक है ना। आगे कह रहा है ही वांटेड, वह चाहते थे, टू पीपल यानी लोगों से, ऑफ फ्रांस यानी फ्रांस के, टू गार्ड इट, इसकी रक्षा करें, एमंग्स देमसेल्व्स, ठीक है, यानी स्वयं, एंड नेवर फॉरगेट इट, और कभी ना भूलें। यानी वो चाहते थे कि फ्रांस के लोग स्वयं का क्या करें, इस अपनी यानी भाषा को, यानी मातृभाषा को क्या करें भैया, सुरक्षित रखें और इसे कभी भी ना भूल पाएं। तो देखा ना बच्चों, कितना सिंपल सा वर्ड्स यहां पर इस्तेमाल किया गया है
कि कोई भी स्टूडेंट हो आराम से लिख सकता है। हमने क्या बताया बबुआ, क्या बोल रहा है कि एम हेमिल ने फ्रेंच भाषा को मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सबसे सुंदर भाषा कहा। कहां पर? इन द वर्ल्ड यानी संसार। तो संसार की सबसे खूबसूरत भाषा कहा किसे? फ्रेंच को। फिर इनके अनुसार जो फ्रेंच भाषा है वो क्लियरेस्ट यानी एकदम साफ सुथरी भाषा है, एंड मोस्ट लॉजिकल लैंग्वेज, और क्या है? अत्यधिक तार्किक यानी तर्क से भरी हुई भाषा है। ये चाहते थे कि लोग क्या है, स्वयं लोग जो हैं स्वयं इस फ्रांस है, फ्रांस की भाषा की क्या करें? सुरक्षा करें, और क्या करें भैया? इसको कभी भी ना भूलें। ये था, ठीक है ना? तो समझ में आ गया। अगर हम इसको बात कर ले भैया, तो ये आपका 2022 में बच्चों, 23 में भी और 24 में भी पूछा गया है। तो ये कह सकते हैं कि ये वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन आंसर हो जाता है, ठीक है ना? चलिए जल्दी से इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए बाबू, फिर उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आंसर पर। हो गया भैया? चलिए आगे चलते हैं। एकदम आज आपको हम मगन करके छोड़ेंगे, है ना? इंजॉय करते हुए पढ़िएगा। पढ़ाई को कभी भी अगर बोझ समझकर पढ़ोगे बच्चों, तो हमेशा उसी तले दबे रहोगे। पढ़ाई एक बोझ नहीं है, ना तो कोई समझौता है, ठीक है ना? बस यूं समझिए कि बस दिल लगी के साथ पढ़ना है, मजे में पढ़ना है, तभी आनंद आएगा, ठीक है ना? देखिए दूसरा क्वेश्चन रसगुल्लों क्या बोल रहा है कि whom did एम हेमिल ब्लेम, कि एम हेमिल ने किसे ब्लेम किया? ब्लेम का मतलब दोष करना, मतलब दोष देना। फॉर नॉट पेइंग मतलब ना अदा करने के लिए, प्रॉपर अटेंशन यानी ठीक, मतलब प्रॉपर यानी ठीक तरीके से अटेंशन यानी ध्यान, टू द स्टडी ऑफ फ्रेंच यानी फ्रेंच के, ठीक है ना? तो देखिए क्वेश्चन का मतलब है कि एम हेमिल ने फ्रेंच के अध्ययन पर उचित ध्यान ना देने के लिए किसे दोषी ठहराया था, ठीक है? तो ये क्वेश्चन भी बात करें बच्चों, तो ये आपका अगर हम बात करें भैया 2021 में भी आया था, 22 में भी आया था, 23 में भी आया था, 24 में, ठीक? ऐसा नहीं कि हम अपने मन से लिख रहे हैं, ठीक है? तो आप इसको खुद आप क्वेश्चन पेपर उठाइए, ठीक, इन ईयर के, और उसके बाद खुद मालूम पड़ जाएगा। हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि डायरेक्टली ऐसे ना कर, थोड़ा घुमा के पूछा हो, लेकिन मतलब सेम है। तो इस क्वेश्चन को 2 से 3 तरीके से पूछता है, ठीक? समझ में आया क्वेश्चन का मतलब? क्वेश्चन का मतलब यह है कि एम हेमिल ने फ्रेंच जो भाषा है उसके अध्ययन पर ध्यान ना देने के लिए भैया कह रहा है किसको दोषी ठहराया था? तो किसे दोषी ठहराया था? ध्यान से समझना कि एम हेमिल ब्लेम्ड हिमसेल्फ, एम हेमिल ने स्वयं को दोषी ठहराया, एज वेल एज साथ ही साथ द पेरेंट्स यानी माता पिता को, फॉर, ठीक, इग्नोरेंस यानी क्या है? मतलब इग्नोरेंस का मतलब क्या होता है भैया? मतलब इग्नोर करने के लिए, उससे मतलब नजर ना, मतलब कहते हैं ध्यान ना देने के लिए, ऑफ स्टडीज यानी अध्ययन पर। कह रहा है ही ब्लेम्ड, उन्होंने दोष लगाया, द पेरेंट्स यानी माता पिता पर, बिकॉज क्योंकि दे हैड वांटेड, ठीक, दे हैड वांटेड दियर चिल्ड्रेन टू वर्क ऑन द फार्म टू अर्न सम मनी। भैया उन्होंने माता पिता पर भी आरोप लगाया। क्यों लगाया? क्योंकि कह रहा है दे हैड वांटेड दियर चिल्ड्रेन, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके बच्चे क्या है? वर्क ऑन फार्म, खेतों में काम करें, टू अर्न सम मनी, कुछ पैसा कमाने के लिए। होता है ना कि आज के टाइम पर भी, वैसे माता पिता की भाई किसी के गलत नहीं होते, लेकिन कभी कभार होता है, स्थिति ऐसी हो जाती है, ठीक, या फिर जिनके घर में एकदम अनपढ़ लोग रहते हैं, तो बस उनको लगता है कि पैसा कमाना बस यही जिंदगी में सब कुछ है, बिना मतलब का हम इनको इतना पढ़ाएंगे ऊंची कक्षाओं में और बिना मतलब का पैसा खराब होगा। इससे अच्छा कि भैया पढ़ने की उम्र में इनको लगा दो काम पे, धीरे धीरे एक्सपीरियंस होगा। तो आज भी पुराने ख्याल वाले लोग हैं। तो वही कह रहा है भैया, सबसे पहले तो यह कहा कि एम हेमिल ने स्वयं को दोषी ठहराया और साथ ही साथ भैया क्या किया? अध्ययन के प्रति इग्नोर करने के लिए माता पिता को भी दोषी ठहराया। फिर कह रहा है ही ब्लेम्ड द पेरेंट्स, उन्होंने माता पिता को दोषी ठहराया क्योंकि दे हैड वांटेड दियर चिल्ड्रेन, क्योंकि वो चाहते थे कि उनके जो बच्चे हैं खेतों में काम करें, टू अर्न सम मनी, कुछ पैसा कमाने के लिए। आगे कह रहा भैया कि एम हेमिल ब्लेम्ड हिमसेल्फ, एम हेमिल ने स्वयं को भी दोषी ठहराया,
मतलब टू माने भी, यानी एम हेमिल ने भी मतलब ने स्वयं को भी दोषी ठहराया, एज ही मेड द चिल्ड्रन वर्क इन द गार्डन, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बच्चों से क्या है बगीचे में काम करवाया, एंड गेव देम ए हॉलीडे, और उन्हें छुट्टी दे दिया, व्हेन ही वांटेड टू गो फिशिंग, जब वो क्या है मछली पकड़ना चाहते थे। समझ में आया? कह रहा है कि एम हेमिल ने भी मतलब एम हेमिल ने स्वयं को भी दोषी ठहराया। क्यों ठहराया भैया? क्योंकि वे बच्चों से क्या है बगीचों में काम करवाया, भाई उन्होंने बच्चों से बगीचे में काम करवाया और उन्हें छुट्टी दे दिया, ठीक है, जब वो क्या है मछली पकड़ना चाहते थे, यानी उस वक्त, ठीक है ना, जिस वक्त भैया वो मछली पकड़ना चाहते थे उस वक्त उन्होंने क्या किया, छुट्टी कर दिया, ठीक है। तो यही चीज है, ठीक। तो यहां पे समझ में आ गया कि एम हेमिल ने ठीक पढ़ाई पर उचित ना ध्यान देने के लिए किसे दोषी ठहराया, तो सबसे पहले माता पिता को दोषी ठहराया। क्यों? क्योंकि उनके जो माता पिता हैं वो चाहते थे कि बच्चे क्या हैं खेतों में काम करें और कुछ पैसा कमाएं। फिर उसके बाद इन्होंने खुद को भी दोषी ठहराया, क्योंकि उन्होंने बच्चों से खेतों मतलब बगीचे में काम करवाया, जब मतलब उस समय क्या है उनको छुट्टी दे दिया जिस वक्त वो मछली पकड़ना चाहते थे, ठीक। तो समझ में आ गया भैया कि इस क्वेश्चन का आंसर आपको किस तरह से लिखना है। तो बड़ा ही सिंपल सा सारा आंसर है भैया, ठीक। इसीलिए हम अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रहे हैं, हिंदी में अनुवाद करके बता रहे हैं ट्रांसलेशन के साथ, ताकि हमारे प्यारे रसगुल्लों को समझ में आ जाए। चलिए छाप लीजिए इसको भी। हो गया ना? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझना बच्चों। कह रहा है कि व्हाट हैपेंड व्हेन चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, यानी जो चर्च की घड़ी थी जब उसमें 12 बजे थे तो उस वक्त क्या हुआ था। यानी जो चर्च की घड़ी थी भैया उसमें जब 12 बजे तो उस समय क्या घटना घटी थी, तो वही लिखा था कि जब चर्च की घड़ी ने 12 बजाए तब क्या हुआ था, ठीक। तो चलिए समझना है। देखिए जब चर्च की घड़ी में 12 बजे तो उसी समय कुछ मैटर हो जाता है। मैटर क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा भैया। द मोमेंट यानी उस क्षण, द चर्च क्लॉक स्ट्रक 12, जब घड़ी में क्या, चर्च की घड़ी में 12 बज गए, जब चर्च की घड़ी में 12 बज गए, द प्रूशियन आर्मी केम टू टेक ओवर, उसी समय जो पर्सियन जो सेना थी उनका आक्रमण हो गया, ठीक है। एम हेमेल स्टूड अप, एम हेमेल खड़े हुए, एंड वांटेड टू टेल समथिंग, और कुछ बताना चाहते थे यानी कुछ कहना चाहते थे, बट हिज वॉइस वाज चोक्ड, लेकिन उनकी जो आवाज थी वो निकल ही नहीं पाई, यानी आवाज बंद हो गई एकदम से। और ही गेदर्ड हिज स्ट्रेंथ, उन्होंने अपनी शक्तियों को इकट्ठा किया, एंड रोट ऑन द बोर्ड, और उन्होंने बोर्ड पर लिखा, एज लार्ज, इतना बड़ा, एज ही कुड, जितना वो कर सकते थे। लिखा क्या, वाइव ला फ्रांस, यानी वाइव ला फ्रांस, एंड डिसमिस्ड द स्कूल, और स्कूल की छुट्टी कर दिया बाबू, ठीक है ना। वाइव ला फ्रांस का मतलब ही होता है फ्रांस जिंदाबाद, ठीक। देखिए समझ में आ गया ना भैया। कह रहा है कि जब घड़ी में 12 बजे तो उस समय क्या हुआ, तो जब घड़ी में 12 बजे देन उसी टाइम पर्सियन की जो पर्सियन सेना थी या उनका आक्रमण हो जाता है, यानी उस समय वो आ जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं स्कूल में, ठीक। फिर उसके बाद ये जो एम हेमिल थे ये कुछ कहना चाहते थे, खड़े होते हैं और कुछ बोलना चाहते हैं, लेकिन जो इनकी आवाज है वो निकल ही नहीं पाई, इनकी आवाज जो एकदम से बंद हो गई। फिर आगे कह रहा है कि उन्होंने अपनी पूरी शक्तियों को, क्योंकि भैया उस समय जो क्षण था बड़ा ही मतलब अजीब था, ठीक। ये फिर क्या है, धीरे धीरे साहस करके पूरी अपनी ताकत के साथ उठते हैं। फिर उसके बाद जो मेज से उठाते हैं चाक उठाते हैं और बोर्ड पर लिख देते हैं कि फ्रांस जिंदाबाद। और इतना भाई वही चीज कह रहे, इतना बड़ा लिखते हैं जितना कि वो लिख सकते थे, यानी इतना बड़ा सा लिख दिया भैया जितना उनके क्षमता थी, तो उतना बड़ा लिख दिया फ्रांस जिंदाबाद, एंड डिसमिस्ड द स्कूल, और स्कूल की छुट्टी कर दिया भैया, ठीक। तो समझ में आ गया बच्चों। तो बड़ा ही प्यारा सा मतलब ये भी मतलब क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन भी बात करें एनसीईआरटी बेस्ड है भैया, और आपके बोर्ड एग्जाम 2022 में और 24 में भी आया है, ठीक। ये 2000 अगर हम बात कर लें भैया तो 2022 में और 24 में दोनों में पूछा है, ठीक है ना। अब ऐसा नहीं है कि एक बार आया तो नहीं आएगा, अरे काहे नहीं आएगा,
ये चैप्टर है, क्वेश्चन रिपीट होंगे, सेट इतने ज्यादा बनते हैं, 5 से 7 सेट बनते हैं, तो हर सेट में तो नहीं लेकिन किसी ना किसी में तो आएगा। अब भैया इसके लिए हमको तैयार करना भी पड़ेगा। समझ में आ गया इसका मतलब क्या है? एकदम सरल से सरल तरीका है, इससे आसान नहीं होगा रसगुल्लों। चलिए इसको छाप लीजिए भाई। हो गया बच्चों, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है भैया? ध्यान से सुनना। कह रहा है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। देखिए कह रहा है कि बुलेटिन बोर्ड पर क्या सूचना लिखी गई थी या लगाई गई थी। ठीक होता है ना कि जैसे भैया स्कूल है, कॉलेज है, दफ्तर है, कहीं भी चले जाओ, वहां पर क्या है, एक सूचना पट्ट होता है, तो मतलब एक बड़ा सा ऐसा बोर्ड लटकाया होता है, तो उस पर सूचना लिख दिया जाता है कि इतने से इतने तारीख छुट्टी है, या फिर इतना मतलब ये टीचर सब्जेक्ट इस टाइम चलेगा, या फिर मतलब कुछ ना कुछ उसमें कि नेक्स्ट आने वाले टाइम में कब छुट्टी है, तो वो कोई ना कोई सूचना उसमें लिखी रहती है और बच्चे उसको आराम से पढ़ लेते हैं। तो वही चीज है कि सूचना पट्ट पर क्या सूचना लगाई गई थी, वही कह रहा है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, यानी जो सूचना पट है थी उस पर क्या सूचना लगाई गई थी। तो सूचना क्या लगाई गई थी, तो भैया कहानी हमने आपको बता दिया, तो कहानी से आप आराम से समझ जाएंगे कि क्या सूचना लगाई गई थी। चलिए देखते हैं क्या सूचना लगाई गई थी। ठीक, चलिए देखिएगा यहां पर क्या है, एन ऑर्डर दैट हैड कम फ्रॉम बर्लिन हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। मतलब एन ऑर्डर मतलब ऑर्डर, ठीक, दैट हैड कम फ्रॉम बर्लिन, कि बर्लिन से एक सूचना आई थी, एक ऑर्डर आया था, एक फरमान आया था। कह रहा हैड बीन पुट ऑन द बुलेटिन बोर्ड, जो सूचना पट पर लगाई गई थी। ठीक, यानी बर्लिन से आया एक फरमान ही क्या है, सूचना पट पर लगाया गया था। अब फरमान क्या था भैया, द ऑर्डर वाज, और फरमान ये था दैट कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन से ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लारेन। देखिए क्या कह रहा है भैया, कहा गया कि अगले दिन से स्कूल में, किस स्कूल में, कहां के स्कूल, हमने बताया स्कूल कहां स्थित था, शुरू में ही बताया अल्सास और लारेन क्षेत्र में। तो बताया गया भैया कि अल्सास व लारेन क्षेत्र में या अल्सास व लारेन के स्कूल में नेक्स्ट डे से, यानी अगले दिन से केवल और केवल जर्मन टीचर ही अब क्या है स्कूल में पढ़ा सकेंगे। ठीक, आगे लिखा द न्यू टीचर, यानी नए अध्यापक फ्रॉम जर्मन, यानी जर्मन से वुड ज्वाइन करेंगे स्कूल, यानी स्कूल को फ्रॉम द फॉलोइंग डे, यानी अगले दिन से, यानी जर्मन के आए टीचर, यानी जो जर्मन टीचर थे वही अब अगले दिन से स्कूल ज्वाइन करेंगे, बाकी सब टीचर की छुट्टी। तो भैया ये तो हमने कहानी में भी शुरू में बता दिया था आपको, ठीक है ना। तो समझ में आ गया बच्चों, तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है रसगुल्लों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। तो यहां पर समझ में आ गया भैया क्या कह रहा है, समझ में हमने पूरा बताया ना। आप केवल हिंदी में समझ जाइए, उसके बाद तो अनुवाद ऐसे बना बना कर लिख सकते हैं। सूचना यही थी ना कि भैया यहां पर है कि बर्लिन से आया आदेश क्या है, सूचना पट पर लगाया गया था। सूचना यह था, ठीक, द ऑर्डर वाज, यानी सूचना यही था कि फ्रॉम द नेक्स्ट डे, कि अगले दिन से ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ अल्सास एंड लारेन, कि फरमान यही था कि अल्सास और लारेन के स्कूल में अगले दिन से केवल और केवल जर्मन ही पढ़ाया जाएगा। ठीक है ना, केवल और केवल जर्मन भाषा ही पढ़ाई जाएगी। फिर आगे कह रहा है कि द न्यू टीचर फॉर जर्मन, यानी जर्मन के नए टीचर क्या है अगले दिन से क्या स्कूल को ज्वाइन करेंगे। ठीक, समझ में आया कि क्या सूचना लगाई गई थी। चलिए इसको भी जल्दी से छाप लीजिए। हो गया ना, चलिए आगे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट है। व्हाट डिड एम हेमेल राइट ऑन द ब्लैक बोर्ड विथ पीस ऑफ चाक। ठीक, कह रहा है कि चाक के टुकड़े से एम हेमेल ने ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा। इस क्वेश्चन की बात करें भैया तो ये क्वेश्चन भी अगर हम देखें 2021 में, 22 में, 23 में और 24 में ये क्वेश्चन भी पूछा गया था। तो यूं कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
ठीक है ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोल रहा है कि भैया एम हेम, देखिए ये तो अगर याद हो पहले भी इस टाइप का एक बताए हैं, तो सेम उसी से मिलता जुलता है, यूं कह लें वही वाला है। यहां पर कहा गया है कि एम हेमेल ने चाक के टुकड़े से श्यामपट पर, ठीक है, यानी ब्लैक बोर्ड पर क्या लिखा था, तो लिखा क्या था, अभी बताया था ना भैया, वाइब, ठीक हो, याद है कि नहीं, कि फ्रांस जिंदाबाद, ठीक, तो वही चीज आया था। तो यहां पर लिखेंगे कि एम हेमेल फेस्ड द ब्लैक बोर्ड, यानी एम हेमेल ने क्या किया भैया, वो ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा हो, मतलब खड़े होते हैं, एंड रोट द फ्रेस, ये एक वाक्यांश लिखा, वाइब ला फ्रांस, की फ्रांस की जय हो, फ्रांस जिंदाबाद या फ्रांस की जय हो, एज बिग एज ही कुड, यानी इतने बड़े अक्षरों में लिखा जितना वो लिख सकते थे। आगे कह रहा है कि दीज वर्ड्स मीट, इस शब्द का मतलब होता है कि लॉन्ग लिव फ्रांस, यानी फ्रांस क्या है भैया, लॉन्ग लिव, देखिए यहां का मतलब है लॉन्ग लिव, लॉन्ग का मतलब फ्रांस जिंदाबाद, हमने पहले भी बताया। एंड सोप्ड, ये दिखाता है हेमल्स, यानी हेमल्स के स्ट्रांग लव, यानी दृढ़ प्रेम को, फॉर हिज कंट्री, उनके देश के प्रति, एंड हिज डीप पैट्रियोटिज्म, और उनके गहरे देशभक्ति को। मतलब जो उन्होंने लिखा, ये जो लिखना है वो क्या है, एम हेमेल के अपने देश के प्रति एक दृढ़ प्रेम और गहरी देशभक्ति को दिखाता है। भाई जब लिख देते हैं कि फ्रांस जिंदाबाद, तो कहीं ना कहीं भैया इससे उनके अंदर के मतलब देश प्रेम की भावना और साथ ही साथ मतलब देश से प्रेम की भावना को दिखाता है कि उनको अपने देश से कितना अधिक प्रेम है और उनको अपनी भाषा से कितना अधिक प्रेम है, और होना भी चाहिए भैया यही। और इसमें मतलब ये कहते भी हैं, कभी कभार आता है कि ये संदेश क्या देते हैं, तो आप बनाकर लिख सकते हो कि भैया इनका कहना है कि हर एक व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से प्रेम करना चाहिए, साथ ही साथ वहाँ की भाषा से प्रेम करना चाहिए और अपनी भाषा को सदैव सुरक्षित रखना चाहिए, और यही हमारा कर्तव्य है। तो कभी कभार आता है कि भैया उन्होंने क्या संदेश दिया, तो यही संदेश होता है ना उनका, ठीक है, समझ में आ गया ना। फिर से एक बार समझ लीजिए कि एम हेमेल ब्लैक बोर्ड के सामने खड़ा होते हैं, यानी खड़े होते हैं, फिर उन्होंने एक वाक्यांश लिखा कि वाइब ला फ्रांस, यानी फ्रांस की जय हो या फ्रांस जिंदाबाद, एज बिग एज ही कुड, और इतने बड़े अक्षरों में लिखा जितना वो लिख सकते थे। फिर कह रहा दीज वर्ड्स मीन, इस वर्ड का मतलब होता है कि लॉन्ग लिव फ्रांस, फ्रांस की जय हो, एंड सोप्ड हेमेल्स स्ट्रॉन्ग लव, और ये क्या है, एम हेमेल के क्या है, दृढ़ प्रेम और अपने देश के प्रति गहरे देशभक्ति को दर्शाता है। ठीक, तो इतना लिखना होगा। चलिए जल्दी से इसको भी छाप लीजिए। हो गया भैया, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे प्यारे रसगुल्लों को अच्छे से सारे क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो भैया तो प्यार से लाइक ज़रूर कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि ऐसे मज़ेदार टॉपिक आप तक रेगुलर पहुंचते रहें। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिएगा, कंजूसी बिल्कुल नहीं।